क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लंग एक्सपेंड कर देंगे तब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम R1 कॉलम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसका साइन दैट एलिमेंट और इसको डिलीट करके जो बचेगा उसको लिखेंगे। फिर इसका एलिमेंट और इसका साइन, फिर इसका रो और इसका कॉलम काटेंगे, जो बचेगा वो लिखेंगे। फिर 4 इसका साइन प्लस होता है और दैट एलिमेंट, इसका रो और कॉलम डिलीट करेंगे, क्या बचेगा 1 3 और 1 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, 4 9 है। ये सेकंड ऑर्डर, ये प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, यानी कि आगे तो 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 27 24 -2, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस में, ये सॉल्व करेंगे तो माइनस में। 1 × 2 9 9, ये सॉल्व करेंगे तो -6 प्लस 4, ये 4 तो -3, ये 3, ये +1 है आगे, ये +3 और ये 1, ये 3 -6 + 4, 4 3 7, 7 में 6 जाएगा तो 1। इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं, इसका क्रॉस 1 × इसका क्रॉस -2 × इसका और इसका क्रॉस करेंगे, +4 × इसका करते तो यही आता, डायरेक्ट लगा सकते थे। कह रहा है कि डिटरमिनेंट ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। यदि पॉसिबल है तो इसका प्रोडक्ट करके निकालना है। तो पॉसिबल के लिए कैसे चेक करते हैं, एक ऑर्डर देखते हैं, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, यानी 3 × 3 का है। पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, पहला रो 3 गो रो है, 2 गो कॉलम है। एक मल्टीप्लाई तभी होगा जब इसका कॉलम है इसका रो आपस में बराबर होगा, तो है बराबर तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर 3 × 2 का आएगा, 3 × 2 का आएगा। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई, ये भी निकालते हैं। ये क्या है, ये है 0 1 2 1 2 3 2 3 4। अब बी क्या है 1 -2 -1 0 2 -1, ये है। अब सॉल्व करिए, इसका रो इसका कॉलम के साथ सॉल्व करिए। ये 0 × 1 0, ये इसके साथ जाएगा -1, ये इसके साथ जाएगा 4, फिर ये इसके साथ जाएगा, पहला रो पहला कॉलम के साथ किए, फिर पहला रो दूसरा कॉलम के साथ करेंगे, ये इसके साथ 0, ये इसके साथ 0, ये इसके साथ -2। अब दूसरा रो पहला कॉलम के साथ करेंगे, तो ये इसके साथ 1, ये इसके साथ -2, ये इसके साथ 3 × 6, ये अब इसके साथ करेंगे 1 -2 2 0 0 3 -1 -3, ये इसके साथ 2, इसके साथ -3, इसके साथ 4 दूना 8, ये इसके साथ -4, ये 0 और ये -4, ये आ गया 3 × 2 ऑर्डर, 3 गो रो है 2 गो कॉलम है। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा 3 ये -2, ये आएगा 7 से 2 जाएगा तो 5, आइए -5, ये आएगा 8 2 10 में 3 जाएगा 7, आइए -8, ये आया 3 × 2 का ए बी ये निकल चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ए वेक्टर दिया है, तो इसलिए हम ए वेक्टर बराबर इतना मान लेते हैं कि i + 2j वेक्टर और +3k वेक्टर, बी वेक्टर इसको मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल शो करना है तो एक मोटा मोटी फिगर देख लीजिए, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर मान लेते हैं। ठीक, इतना। दूसरा वाला को ओबी वेक्टर मान लेते हैं, रिलेट किया गया है। दूसरा वाला को ओबी वेक्टर मान लेते हैं, -i -7j +8k। तीसरा वाला को ओसी वेक्टर मान लेते हैं, -4i +4j +6k, ये मान लिए। तो ये वेक्टर ये हो जाएगा। अब हम सभी का ए बी वेक्टर निकालेंगे, ए वेक्टर निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ठीक है, ए बी वेक्टर निकालेंगे,
BC वेक्टर निकालेंगे और AC वेक्टर निकालेंगे। अब देखिए सभी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अगर सभी का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा तो बोलेंगे कैसा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। निकालिए, ये भी निकालेंगे तो ये भी निकालेंगे क्या, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल OB वेक्टर कितना है, माइनस आई और माइनस 7J प्लस 8K माइनस क्या, I वेक्टर प्लस 2J वेक्टर प्लस 3K वेक्टर। इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो आई माइनस 2I वेक्टर, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 9J वेक्टर, और ये 8 में से सब्ट्रैक्ट होगा 3 तो 5K वेक्टर। उसी तरह से अब BC वेक्टर निकालेंगे तो OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। OC वेक्टर क्या है, 4I वेक्टर प्लस 4J वेक्टर प्लस 6K वेक्टर माइनस OB वेक्टर क्या है, माइनस I वेक्टर प्लस 7J वेक्टर I प्लस 8K वेक्टर। ये हो गया। OC वेक्टर क्या है, ये है। OB वेक्टर क्या है, ये है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो इसमें जुटेगा +1 तो माइनस 3I वेक्टर, फिर 4J माइनस में प्लस होगा तो 7 11J वेक्टर, और ये 6 ऐसे आ जाएगा तो माइनस 2K वेक्टर। तो उसी तरह से AC वेक्टर निकाल लेते हैं। AC वेक्टर तो हो जाएगा OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OC वेक्टर क्या है, माइनस 4I वेक्टर प्लस 4J वेक्टर प्लस 6K वेक्टर माइनस OA वेक्टर क्या, I वेक्टर प्लस 2J वेक्टर प्लस 3K वेक्टर। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस 4I में से माइनस जाएगा तो माइनस 5I वेक्टर प्लस 4J में से 2J सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस 2J वेक्टर, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3K वेक्टर। अब सभी का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। AB वेक्टर निकल गया मेरा, BC वेक्टर निकल गया मेरा, और मेरा AC वेक्टर निकल गया। मतलब ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब सबका हम मैग्नीट्यूड निकल के, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब क्या, साइड का लेंथ। तो सबसे पहले हम AB का निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्या आएगा, रूट अंडर इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 4 T1 ये 25, ये हो जाएगा 6 से 4 10 और 10 से 11, इतना ये आया। BC का निकालते हैं, क्या है, -3 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर, ये आएगा 9, ये आएगा 121। साथियों ये क्वेश्चन को थोड़ा क्रैक कर लीजिएगा, ये -J है, ये -J होगा, तो ये -J है, तो J वाला सब जगह गलत हुआ होगा जहाँ जहाँ ये डाटा यूज हुआ होगा। तो -J में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2J तो हो जाएगा -3J, और ये OB तो ये -J है, 4J में से प्लस हो रहा है तो ये 5J आएगा, और यहाँ OB यूज नहीं हुआ है। तो AB निकालिएगा तो 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा 9, तो 38, ठीक है। और ये सॉल्व कर देते हैं BC -3 का स्क्वायर, सही है, -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो ये भी कितना आएगा 9 और 25 और 4, ये भी आएगा रूट अंडर 38। अब AC निकालते हैं, AC का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आएगा 25 प्लस 4 प्लस 9, ये भी रूट अंडर 38 आएगा। यहाँ से देखने के लिए क्या मिला है, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर बराबर था मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर।
यानी कि ये वाला भी का मैग्नीट्यूड में इसका लेंथ कितना आया था, √38, ये भी आया था √38, ये भी आया था √38। तो जब जैसा आया तो ये लेंथ तीनों आपस में कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, -i था, यहाँ से सॉल्व किए तो तीनों साइड का लेंथ क्या आया, इक्वल आया। इक्वल है तो इक्वल होगा, तो देयरफॉर कैसा होगा, दिस इम्प्लाई ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया। ये प्रूव करना था कि वर्टिसेज है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो जब इसका निकाले सभी साइड का लेंथ तो इक्वल आ रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इसी जैसा सा ए है क्वेश्चन, इसका A क्रॉस B निकालना है और A क्रॉस B जब निकल जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो क्या करेंगे, A क्रॉस B निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है I J K करते हैं और A वेक्टर का कंपोनेंट यहाँ रखते हैं 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 3, B का रखते हैं 3, ये 5 और ये -2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, वही डिटरमिनेंट मेथड को उपयोग में लाइए। तो I इक्वल टू क्या होगा, ये वाला इसके साथ -2, ये वाला इसके साथ -15, इसका पोजीशन एलिमेंट और ये साइन रखे, ये इसके साथ -4, ये इसके साथ -9 प्लस इसका साइन प्लस होता है और ये वाला फिर करेंगे 15 और -3, ये हुआ। जब ये करते हैं ना तो ये इसके साथ ये करेंगे तो तिरछा तिरछी, ये करेंगे तो ये वाला साथ, और फिर पहला करेंगे तो प्लस में, दूसरा वाला नीचे करेंगे तो माइनस में। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, -17, ये सॉल्व कर सकते हैं 13, ये सॉल्व कर देते हैं 7, तो इसको लिखेंगे -17i, माइनस प्लस हो जाएगा 13j और ये 7k। तो कह रहा है कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नीट्यूड वही होता है इसका कंपोनेंट का होल स्क्वायर, इसके कंपोनेंट का होल स्क्वायर और इसके कंपोनेंट का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा 289, आइए 169, आइए 49, 289, 169, ये 49, 9 27 के साथ हमारा 2 10 10 20, हाथ पूरा 2 3 2 5, क्या आएगा √507, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया है। तो 2a - 3b + 4c का जो वेक्टर निकालेंगे उसका मॉडुलस निकालना है। यानी कि ए वेक्टर में पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2a वेक्टर लिखेंगे। तो 2a वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ए वेक्टर क्या है 7i - 11j और -16k वेक्टर है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14i, ये 12j और ये 12 में 22j और ये 32k वेक्टर होगा, यानी 2a वेक्टर निकाल दिए। अब -3 वेक्टर b वेक्टर, तो -24i -9j + 15k। अब हमको निकालना है 4c वेक्टर, 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं c वेक्टर में, -4i -3j + 5k। तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16i 12j और 20k वेक्टर। हमको निकालना क्या है, ये 2a - 3b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर। तो सबको पहले ऐड करते हैं, ये निकालते हैं। तो निकालेंगे तो 2a वेक्टर कितना है, ऐड करेंगे तो इसका मान हम निकाले हुए हैं 14i 22j और -32k, ये प्लस ये वाला वैल्यू रखिए -3b का वैल्यू का 24i 9j और + 15k, और फिर 4c का रखिए तो -16i -12j और 20k। ये प्लस है तो ये साइन सबका नहीं बदलेगा, यही रह जाएगा। ठीक है, तो आई वाला आई के साथ ऐड करिए। तो इसको जब ऐड करिएगा तो क्या ये जाएगा इसके साथ, तो -2 बचेगा और ये -26i हो जाएगा। जे वाला करिए
-43J हो जाएगा और 3K हो जाएगा। इसलिए हमको मैग्नीट्यूड निकालना है 2A माइनस 3B प्लस 4C का। क्या करेंगे, -26 का स्क्वायर -43 का स्क्वायर आई 3 का स्क्वायर करना। अब इसको 43 का करेगा तो 849 आ रहा है और इसका कीजिएगा तो 9, जब ऐड करिए 2534 आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। जो नंबर मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई कर देना है, सबको ऐड कर देना है। जो भी वेक्टर आया जैसे मॉडुलस निकालते थे वैसे ही मॉडुलस निकाल देना है। इसका कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट ले लेना है। थोड़ा क्या क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रूव दैट f(x) बराबर sin x इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 to 90। तो ऐसे भी अगर ग्राफ देखिएगा ना 0 से 90 में क्या ये 90 है और ये 0 है। 0 से 9 में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ठीक है, हम इसका निकालते हैं। गिवन क्या है, फंक्शन क्या है ये, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो क्या आएगा cos x। और हम जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, इसको 0 करते हैं, इसके डिफरेंशिएशन को। f' क्या आया है cos x, 0 करेंगे तो cos x जब 0 करेंगे तो कौन सा मान आएगा, cos कितना का मान है, cos 90 है। और भी मान आता है जिस वैल्यू पे cos 0 होता है, लेकिन हमको इतना से इतना ही में ही देखना है। तो मेरा x का वैल्यू क्या आया 90। तो जब 90 आया तो साइन स्क्वायर रूल से बेबी कर्व मेथड से इसको प्लॉट कर दीजिए 0 से 90। और 0 से 90 में कोई भी वैल्यू लीजिए, 0 से 90 में कोई भी वैल्यू लीजिए, जिसे मैं π/4 लेते हैं। अब कहाँ पुट करना है, इसके फंक्शन में यहाँ पुट करना है। तो जैसे ही 45 पुट करिएगा तो cos क्या बताएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा तो लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू 0 से 90 में मेरा f' क्या आ रहा है, मेरा साइन मेरा cos क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब f' क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो लिखेंगे कि दिस इंप्लाई f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन 0 to 90, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्या, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करिए और 0 कीजिए, 0 करके जो वैल्यू निकलेगा प्लॉट कर दीजिए, या ग्राफ से भी देख सकते हैं कि cos का ग्राफ 0 पे 90 होता है, 1 होता है, और ये 90 पे 0 होता है। तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखिएगा cos में तो क्या आएगा, ग्राफ मेरा तो एक ऊपर है, y का वैल्यू जो भी है ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे भी पता चल जाएगा, नहीं तो एक ड्रॉ कर देना है और ये छोड़ करके, क्योंकि बाउंड्री ये छोड़ करके बीच में कोई वैल्यू रखेंगे ना cos में तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो उसी को लिख दिए हैं, x बिलोंग टू इतना, ये जो आया है पॉजिटिव है, ये किसका वैल्यू आया है, f' का। x क्या मिला, पॉजिटिव मिला। तो पॉजिटिव मिला तो f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा उसी डोमेन में, लिख देना है। या ग्राफ से भी देख सकते थे इसको। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट द कर्व। ये है कर्व, कोई कर्व है y = x³ - x + 1। तो इसका स्लोप कैसे निकलता है, हम जानते हैं dy/dx से निकलता है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। कभी भी स्लोप निकालना होगा तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 3x² ये -1 आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये कर्व ऐसा है स्लोप, ठीक है ना, ये कर्व का कुछ ऐसा है, ठीक है ना। ये टेंजेंट हुआ, टेंजेंट हुआ, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एट पॉइंट द एक्स कोऑर्डिनेट इतना, ये इस पॉइंट में मान लेते हैं जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2। तो 2 इसमें रख देते हैं, 2 इसमें रख देते हैं, एट x = 2 रखते हैं। तो dy/dx = 3 × 2 का स्क्वायर -1, 3 × 4 -1, तो ये 11 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब कि अगर कोई कर्व है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है किस पॉइंट पे, x = 2 पे निकालना है। रफली फिगर है ये, x = 2 पे निकालना है। तो हम कभी भी स्लोप निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो पॉइंट पे है वो पॉइंट उसमें रख दीजिए। x कोऑर्डिनेट दिया तो x कोऑर्डिनेट रख देंगे। तो x कोऑर्डिनेट पे x का वैल्यू जहां 2 है उस पॉइंट पर इस टेंजेंट का स्लोप क्या आता होगा, 11 आता होगा। कि dy/dx क्या आता है, 11 आता है। यही निकालना है इसमें। फिर उसी तरह से देखिए, प्रूव दैट r × r एक रियल नंबर है।
ये रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ रहा है, रियल आ रहा है, नॉट अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में यहाँ बाइनरी ऑपरेशन हम ओ से भी लिखते हैं, बाइनरी ऑपरेशन को, या स्टार लगा के इस तरह से लिखते हैं बाइनरी ऑपरेशन को। तो हम क्या, ये हम लेते हैं, कोई ए लेते हैं, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन लिए बी, ठीक है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, का बाइनरी ऑपरेशन करना है, ये भी रियल नंबर है, इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, कोई रियल नंबर मिलेगा। उसी तरह से ये बराबर नॉट कम्यूटेटिव, बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए, ऐसा हो सकता है बी क्रॉस ए, बहुत ऐसा नंबर मिलेगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर ना आता हो। ये भी आर है और ये भी आर है, इस तरह से। तो यहाँ क्या भरेंगे, बाइनरी ऑपरेशन ये वाला भर देंगे या ये भर देंगे। तो ऐसा बहुत सा होता है नंबर जो आपस में कम्यूटेटिव नहीं होता है। जैसे इस पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये जो रियल नंबर्स होना चाहिए, ए का हम वैल्यू ले लेते हैं 2, अब बी भी रियल नंबर होना चाहिए, बी का वैल्यू ले लेते हैं 3। अब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइड कर देते हैं ए पे, तो 2 बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ करना है, 3 के साथ, कैसा, सब्ट्रैक्शन का है, तो 2 - 3 करेंगे तो -1, लेकिन 3 बाइनरी ऑपरेशन करेंगे 2 के साथ, तो 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा। ये दोनों क्या है, इक्वल है। बाइनरी ऑपरेशन कैसा ले रहा है, निगेटिव का, 2 में से 3 घटाए -1, 3 में से 2 घटाए +1, तो ये देंगे 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 नॉट इक्वल टू 3 बाइनरी ऑपरेशन 2, इक्वल नहीं है। लेकिन ये दोनों रियल नंबर, ये दोनों रियल नंबर, तो वही बोल रहा है ये दोनों रियल नंबर से रियल नंबर का आता है, तो करके रियल नंबर तो आ रहा है, ये दोनों रियल नंबर से रियल नंबर आ रहा है, ये दोनों रियल नंबर से रियल नंबर आ रहा है, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं हो रहा है। तो निगेटिव वाला भी सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, कम्यूटेटिव नहीं होता है। यूजुअली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही कम्यूटेटिव होता है। इससे एग्जांपल भी दे सकते हैं। उसी तरह से ये क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो थीटा बराबर कोसेक, लेट हम थीटा बराबर मान लेते हैं कोसेक इनवर्स 2, तो इधर आएगा तो कोसेक थीटा बराबर 2, तो कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक कितना का मान 2 है, तो कोसेक 30 का मान है, कोसेक 30 का मान है, तो थीटा बराबर क्या आया, π/6 आया। हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, ये -90 से 90 में आता है, उसमें से 0 माइनस करके, ये वैल्यू तो उसी के बीच का आ रहा है, ये वैल्यू उसी का बीच में निकालना है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या बता सकते हैं, ये तो होता है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल सकते हैं, यही तो आता है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये उसी का वैल्यू है, उसी के अंदर आने वाला वैल्यू है, तो ये सही भी अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कोसेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू 90 डिग्री। किसी एक को इसमें थीटा मान लेते हैं, इसको प्रूव करना है, तो किसी एक को थीटा मान लीजिए, हम कोसेक इनवर्स को थीटा के बराबर मान लिए। अब इसको लाएंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। इस कोसेक को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा को लिख सकते हैं ना, इतना लिख दिए इक्वल टू x। अब ये है ए, फिर से उधर भेजिए, 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा। 90 रहने देते हैं, थीटा का वैल्यू क्या था, थीटा का वैल्यू क्या माने थे, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स x। ये उधर जाएगा, तो दोनों को उधर से इधर ला के लिख देते हैं, तो कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू 90, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया। ये लेफ्ट साइड राइट साइड लेके हैं और इसको इधर लिख दिए, फिर इसको उलट दिए, फिर से इसको एक तरह से आप बना सकते हैं, ये दोनों को थीटा मानते हैं और दोनों को एक टर्म में लाते तो भी हम लिख सकते थे इसको। अब यहाँ देखिए, इस तरह का इक्वेशन रहता है कि ax प्लस by a1 b1 और c1 इक्वल टू d1, और ये a2 b2y प्लस c2 z इक्वल टू d2। तो क्या आता है कोस का एंगल निकालने के लिए कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर रूट अंडर इंटू a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर, ये ना आता फॉर्मूला। तो यहाँ से a1 क्या हो गया 1, कुछ नहीं है तो 1, b1 क्या हो गया 2, c1 क्या हो गया 3,
A2 क्या हो गया 3, B2 क्या हो गया -3 और C2 क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। फार्मूला पे बैठा दीजिए। cos थीटा एक एंगल निकालने के लिए ये फार्मूला होता है A1 A2, A1 A2 यानी कि 1 × 3 2:-3 अब +3:1 2 टंडर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आइए 3 का स्क्वायर, आइए -3 का स्क्वायर अब +1 का स्क्वायर, 3 अब -6 और ये 3 और ये अब जो भी आवे, क्योंकि ऊपरे तो क्या हो रहा है 0 हो जा रहा है, तो 0 बटा जो भी आवे, ये नीचे जो भी आवे रूट में क्या कर देगा 0 कर देगा, क्योंकि 0 में किसी संख्या से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। तो cos थीटा 0, cos 0 का मान 0 होता है, यहाँ से थीटा का मान क्या आ गया 0 डिग्री, यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या आ रहा है 0 डिग्री, 0 डिग्री आएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस हमको निकालना है। हम एक फार्मूला जानते हैं, कि मान लेते हैं ये प्लेन है, तो प्लेन का इक्वेशन कैसा आता है ax + by + cz = d1, इस तरह से आता है। एक बार वेरिएबल लग जाता है और ये पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, ये कोऑर्डिनेट इसमें डालेंगे। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मान लेते हैं कैपिटल डी है, ये कैपिटल डी है, ये डिस्टेंस है, तो कैसे निकलता है, ये पॉइंट इसमें रखते हैं, मोड़ लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ये पॉइंट एक्स की जगह पर रखेंगे, ये पॉइंट वाई की जगह पर रखेंगे और जेड की जगह पर रखेंगे गामा, और ये -d = इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही तो होता है फार्मूला। तो सबसे पहले ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख देते हैं इस प्लेन का इक्वेशन, फिर यही फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे। हम लेट मान लेते हैं कि आर वेक्टर क्या होगा x1 xi yj और zk वेक्टर, तो रख देते हैं यहाँ r डॉट 4i - 4j अब +7k = -6 है, तो यहाँ r का वैल्यू xi yj और zk वेक्टर रख दिए, डॉट 4i - 4j अब +7k वेक्टर = -6 है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, तो हो जाएगा 4x + 4y i 7z = -6, इसको लिखेंगे 4x - 4y + 7z = +6 = 0। अब ये कार्टेशियन फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये प्लेन का इक्वेशन क्या आ गया है, ये प्लेन का इक्वेशन 4x - 4y, ये क्या है 7z, ये है 7z +6 = 0। अब ये पॉइंट क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा की जगह 4 - 5 और 6 दिया हुआ है, ये फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, तो फार्मूला लगाइए, फार्मूला लगा देते हैं। तो 4 × क्या रखेंगे 4 -4 y की जगह क्या रखेंगे -5, फिर 7 z की जगह क्या रखेंगे 6 है, 6 रख दिए, अभी +6 है, अपॉन 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर, इसका मॉड। अब सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 16, आइए 20, आइए 42 + 6, आइए 16, ये 16, ये 49। सॉल्व करेंगे 6 2 8 6 14, 4 2 6 1 7 7 1 8 84 आ जाएगा, ये 84 आ जाएगा, ये 84 आ जाएगा, और ये 9 6 15 15 6 21 5 5 1 6 6 2 8 81, ये आएगा 84/9। अब ये कटेगा नहीं, इतना ही आंसर हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 3 8 24, आए 3 3 9, इस तरह से भी आंसर हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। 3 से ही कट गया,
3 दूना 6 और 2 3 8 24, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कुछ क्वेश्चन में यहाँ +5 दिया हुआ है, तो +5 दिया होगा तो यहाँ -20 आ रहा है और उस हिसाब से सॉल्व कीजिएगा तो अलग आंसर आएगा। तो हम कहीं देख रहे हैं क्वेश्चन में -5 है, कहीं +5 है, तो हम -5 लेके सॉल्व किए तो ये आंसर है। +5 लेके चलिएगा तो यहाँ माइनस कीजिएगा और फिर सॉल्व करके देखिएगा, दूसरा आंसर आएगा। तो देखिएगा आपके बुक में कैसे है क्वेश्चन। अब देखिए ये एक वेक्टर को इस तरह का फॉर्मेट में लिखते थे ना, x - x1 अपॉन a1, y - y1 अपॉन b1, z - z1 अपॉन c1, इस तरह से। इसको x - x2 अपॉन a2, y - y2 अपॉन b2, z - z2 अपॉन c2, इस तरह से। तो यहाँ a1 b1 c1 से एक वेक्टर बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा कि a1 का काम करेगा, a1 का काम क्या कर रहा है 2, b1 का काम क्या कर रहा है 2, और c1 का काम क्या कर रहा है 1, a2 का काम कर रहा है 5, b2 का काम कर रहा है 4 और c2 का काम कर रहा है -3। तो हम जानते हैं कि एंगल बनाने के लिए कि क्या होता है a1 a2, b1 b2 और c1 c2 और √a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर √a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर, ये तो होता है फार्मूला। तो यहाँ से रख दीजिए वैल्यू 2:5 प्लस 2:4 प्लस 1:-3 अपॉन √2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और ना सॉरी +2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, फिर ये वाला 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये -3 और ये 4 4 1 और ये 25 16 और ये 9, ये हो जाएगा 18 में से 15 आ जाएगा, 18 में से 3 जाएगा 15 आ जाएगा, ये 9 का 3 आएगा और ये 9 का 3 आएगा, ये 25 9 6 15 15 5 20 3 1 4 3 1 4 1 5 50 आ जाएगा √50, 3 5 5 50 को लिख सकते हैं 25 दूना 50, तो 5 कट जाएगा 1/√2। हम 50 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 50 को 5 का स्क्वायर इंटू 2, अब इसको रूट में डाल दीजिए तो 5 का स्क्वायर निकल के आएगा 5√2, तो ये लिखे 5√2, एक कट जाएगा, 3 5 15 कट गया, तो ये आ रहा है कितना का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू। अब cos थीटा का वैल्यू हाफ आ रहा है, तो cos में कितना का वैल्यू है, cos में 45 का वैल्यू है, 45 का है, तो यहाँ से एंगल क्या निकल जाएगा 45, यही तो हमको निकालना था कि ये दोनों वेक्टर के फॉर्म में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, यहाँ से ABC निकाल लिए, इस फॉर्मूला में बैठा दिए, सॉल्व किए, तो यहाँ से एंगल निकल के आ गया।